हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत फिट एंड फाइन होंगे। सो आज का जो टॉपिक है अपने फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 है मानव नेत्र। ठीक है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है कैसा, मानव नेत्र के बारे में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसको कंप्लीट कराने में और बहुत ही आसानी से इसको समझते हुए चलेंगे। और इसके बारे में सिर्फ हम कुछ ही चीज पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना पेपर में बार बार पूछा जाता है, उससे ज्यादा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहा है, तो आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। एटलीस्ट आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ रह गया है, उसके बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब तक हम इन सभी पूरे चैप्टर्स की फिजिक्स को जितना भी इनके अंदर दिया हुआ है उसको पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम करने में, 4-5 वीडियो के अंदर इसको फिनिश कर देंगे। तो टॉपिक है अपना मानव नेत्र। मानव नेत्र में सबसे पहला टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है कि प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ह्यूमन आइज के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, किन किन कंडीशंस के बाद में जाके बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे, और कोई फालतू की चीज नहीं पढ़नी है। जैसे कि आपकी किताब के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है। कॉर्निया किसे कहते हैं, रेटिना कहाँ पर है, दृष्टि पटल क्या होता है, जलीय द्रव क्या होता है, ये सभी चीजें आपसे पेपर के अंदर नहीं पूछी जाती, तो इनको हम डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक प्रतिबिंब का बनना। ये मैंने फिगर शो किया हुआ है, इससे आपको आसानी से यह समझ में आएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे वस्तु यहाँ पर है, हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी ह्यूमन आइज है, आंख है इस तरीके की। तो सबसे पहले जब कोई प्रकाश की किरण आंख पर पड़ती है तो सबसे पहले तो वो कहां से जाएगी, कॉर्निया से होती हुई। कॉर्निया के बाद जलीय द्रव से, जलीय द्रव जो आंख के अंदर जो द्रव होता है ना, उससे पहले प्रकाश की किरण यहां पर आएगी कॉर्निया पर, कॉर्निया के बाद फिर जलीय द्रव पर, जलीय द्रव के बाद फिर कहां आएगी, आपकी नेत्र लेंस पर, फिर नेत्र लेंस पे से होती हुई इसके अंदर पूरे ट्रांस यहां से निकलती हुई आपकी रेटिना पर पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है, रेटिना पर। एंड में जाकर ये तीनों किरणें जो है रेटिना पर जाकर मिल जाती है, और जहां पर ये जाकर मिल जाती है रेटिना पर, वहां आपका इमेज बनता है। और इमेज कैसा बनता है, सो गाइस इसका इमेज बनता है आपका उल्टा, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमन आइज यानी मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो एक तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में आएगा, तो ज्यादातर बच्चे इसके आंसर जो है कैसा लगाएंगे, सीधा प्रतिबिंब पर ही लगाएंगे। लेकिन हमारे जो रेटिना पर है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारे जो मस्तिष्क है उसका एक राइट अनुभव करने के बाद इसका सीधा इमेज प्राप्त करते हैं हम, यानी एक जैसे बनता तो हमारे अंदर जो है रेटिना पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिस वस्तु को हम देखते हैं, लेकिन मस्तिष्क के अकॉर्डिंग एक सही डायरेक्शन के बाद में हम इसको सीधा ही अनुभव करते हैं। लेकिन बनता कैसा प्रतिबिंब है, अपना उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बनता कहां पर है, रेटिना पर बनता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन आइज में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ये सभी चीजें हो सकता है आपसे पूछ लिया, इस वजह से मैंने इसको प्रतिबिंब के बनने को इससे पहले लिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें से ज्यादा कुछ भी नहीं था। अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है प्रतिबिंब के बनने में से, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो आप कहोगे रेटिना पर बनता है। ठीक है, अच्छा रेटिना पर बनता है। अगर प्रतिबिंब की कंडीशन पूछी जाए कि कंडीशन कैसा बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सिंपल। अब क्या पढ़ना है हमको, अब इसके यानी कि जो आइज है, आइज के संबंधित कुछ टर्म्स है, यानी मानव नेत्र से संबंधित कुछ पद है अपने। तो क्या है, सबसे पहला आता है समंजन क्षमता। क्या आता है, समंजन क्षमता। अब गाइस देखिए स्टूडेंट, अब क्या समंजन क्षमता क्या चीज होती है इसको समझते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता का मतलब होता है कोई भी आंख की जो हमारा जो आंख है ना उसमें जो लेंस लगा हुआ है, ये एक ह्यूमन लेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि हमको ज्यादा दूर की वस्तु को देखना होता है, तो हम आंख को किस तरीके से, इस तरीके से चौड़ा कर देखते हैं ना, ऐसे आंख को तेज थोड़े बढ़ा लेते हैं, आंखों को बड़ा कर लेते हैं, उस तरीके से देखते हैं। और जब कोई ज्यादा नजदीक की चीज देखनी होती है तो आंख की मांसपेशियों को सिकुड़ा लेते हैं,
इस तरीके से आंखों को बंद कर लेते हैं, तब जाके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आंखों को बंद करते हैं ना, सिकुड़ाते हैं, तो इस तरीके से वस्तु को देखते हैं। तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट ये समंजन क्षमता है। समंजन क्षमता मतलब आम मानव नेत्र की आंख की जो फोकस दूरी है उसको कम करना या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है टॉपिक क्या है। समंजन क्षमता का मतलब है जैसे हम अपनी आंख की जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को कम करना या ज्यादा करना। कम करते हैं ना, कम करते हैं कभी कभी वस्तु को, ज्यादा नजदीक की वस्तु को देख, लेकिन ये आंख को छोटा करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि फोकस दूरी को हम कम कर रहे हैं। और जब आंख को ज्यादा दूर की वस्तु को देखना पड़ता है तो आंख को बड़ा करना पड़ता है, इसका मतलब है हम फोकस दूरी को बढ़ा रहे हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करना या बढ़ाने की क्षमता को उसकी समंजन क्षमता कहते हैं। वेरी वेरी इजी टॉपिक। तो ये आई होप आपको ये याद रहेगा। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी यही कहा था कि आपको नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो को एक फोकस के तौर पर एक फोकस बनाते हुए देखना है और समझना है। हैंड रिटन नोट्स आप जो टॉपिक आप समझते हो, जैसे कि ये मैंने समझाया समंजन क्षमता क्या कहते हैं, तो अपने समझ के लिए अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स में आप लिख सकते हो कि सर ने सब ऐसा बताया। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइएगा, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है। आपको कोई भी फालतू काम में नहीं दे रहा हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि समय इतना नहीं है। आपको सिर्फ लर्न करना और अच्छे से समझना है। तो कोई भी स्टूडेंट इस तरीके की दिक्कत नहीं लेगा कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हो, सिर्फ थ्योरी को समझा रहे हो। पहले समझेंगे थ्योरी को, उसके बाद के एक पूरा लेक्चर के अंदर 1-2 घंटे का लेक्चर लेंगे, इसमें हम पूरे न्यूमेरिकल्स आराम से कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो समंजन क्षमता के बारे में हमने समझा कि समंजन क्षमता किसको कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या है अपना, छोटा सा टॉपिक है। देखिए ये कोई टॉपिक में टॉपिक नहीं है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा पढ़ना हमारे लिए इंपोर्टेंट है, इस वजह से मैंने इनको लिया है। निकट बिंदु, दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु का मतलब है, फॉर एग्जांपल सीधी सी लैंग्वेज में समझते हैं, निकट बिंदु मतलब नजदीक वाला पॉइंट। ठीक है, नजदीक वाला पॉइंट का मतलब है कि कोई भी आंख, अब हर एक आंख के लिए जो है, यानी हर एक आंख जो होती है, हर एक व्यक्ति की जो मनुष्य की आंख है उसके लिए निकट बिंदु उसका अलग अलग होता है। लेकिन स्वस्थ आंख के लिए बात करूं मैं, एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर का। अब निकट बिंदु के बारे में समझते हैं। निकट बिंदु का मतलब है जैसे मैंने अपनी आंख को चेक करना चाहा, ठीक है, कि मेरी आंख स्वस्थ है या नहीं है, ऐसा समझते हैं कुछ थोड़ा सा। तो निकट बिंदु का मतलब है कि कोई भी आंख किसी वस्तु को निकट तक स्पष्ट रूप से कहां तक देख सकती है। जैसे मैंने माना कि मैंने एक बुक पकड़ी हुई है और मैं इतनी निकट लेकर आता हूं अपने पास में और स्पष्ट देख पा रहा हूं, मुझे मांसपेशियों को ना तो कम करने की जरूरत पड़ रही है ना ज्यादा खोलने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जैसे ज्यादा पास आती हुई वस्तु को, ज्यादा नजदीक होती है वस्तु, तो हमको कैसे देखने पड़ता है, आंखों की मांसपेशियों को थोड़ा सा सिकुड़ाना पड़ता है इस तरीके से, तब स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा ही तो होता है। और ज्यादा दूर की वस्तु होती है तो उसको थोड़ा सा आंखों को बड़ा करना पड़ता है। तो अब निकट बिंदु का मतलब है कि इस ऐसा निकट वाला पॉइंट, इतना नजदीक कोई पॉइंट जिसको ना तो हमें आपकी मांसपेशियों को थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस करने की जरूरत ना पड़े, यानी कि थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस कम करने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, स्पष्ट देख सकूं मैं कि हाँ इतनी नजदीक तक मैं बिल्कुल स्पष्ट देख सकता हूं, वो इसका निकट बिंदु कहलाता है। यानी आंख बिना किसी फोकस दूरी के बढ़ाए या कम करे बिना, आंख जो है फोकस दूरी को ना तो बढ़ाए और ना ही कम करे, स्पष्ट रूप से देख सकती है। जो निकट बिंदु होता है उसका, जो निकट पॉइंट होता है वो उसका निकट बिंदु कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन पढ़कर सुनाता हूं आपको। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र बिना किसी तनाव से सुस्पष्ट देख सकती है, निकट बिंदु कहलाता है। वही मैं बात आपको समझाना चाहता था कि आप एक बुक लीजिए अपने हाथ में और आप देखिए कि कहां तक आप बिना आंख को इस तरीके से किए, यानी आंख को बिना, आंख की पुतलियों को बिना किसी दबाए आप कहां तक स्पष्ट देख पाते हो। ज्यादा नजदीक ले आते हो तब कैसा होता है, जब आंख के बिल्कुल पास रख लीजिए किताब को, अब आपको नहीं दिखेगा तो आपको कैसी करनी पड़ेगी, आंखों को थोड़ा दबाना पड़ेगा, इस तरीके से आंखों को बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी मांसपेशियों को थोड़ा दबाना पड़ेगा, तब स्पष्ट दिखेगा आपको। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह निकटतम बिंदु जहां आंख बिना कोई तनाव महसूस किए स्पष्ट देख सकती हो, वह आपका निकट बिंदु कहलाता है।
और स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु वही है, वह दूरस्थ बिंदु या फिर वह दूर बिंदु जहां आंख जो है बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकती है, वो आपका दूर बिंदु कहलाता है। अब स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु इंफिनिटी तक होता है, यानी एक अच्छी आंख जिनमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, एक स्वस्थ मतलब कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है आंख में, तो वो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत तक देख सकती है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जहां पर स्पष्ट दिखाई दे वो कहलाती है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो बहुत छोटे से टॉपिक थे, निकट बिंदु और दूर बिंदु। अब देखिए इसमें आगे का जो टॉपिक अपना आने वाला है वो क्या है? दोष। दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी आंखों में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं क्या? दृष्टि दोष बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। तो एक दो तरीके के दोष होते हैं आपके, वैसे नॉर्मली दो तरीके के पूछे जाते हैं, लेकिन काफी 4-5 तरीके के होते हैं। पहला तो होता है आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। एक होता है आपका मोतिया बिंदु होता है, पर लेकिन ये पूछा नहीं जाता ना पेपर में, ये सभी चीजें पूछी नहीं जाती ज्यादातर। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये 3 दोष सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इन दो में से तो पक्का आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यही हमारे लिए इस चैप्टर की एक रीढ़ की हड्डी है जो हमको पढ़ना है। आप अगर कुछ भी याद नहीं रख पाते इस चैप्टर के अंदर तो चलेगा, लेकिन इन दोनों को आपको कंफर्मली याद रखना होगा, क्योंकि ये आपके डेफिनेटली 101% पेपर में पूछे जाएंगे। दृष्टि दोष कब होते हैं? दृष्टि दोष कब होता है, यानी कि हमको दृष्टि का दोष कब होगा? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य को दृष्टि दोष होने के कारण, तो दृष्टि दोष होने के कारण क्या होते हैं? जब व्यक्ति को दृष्टि दोष होता है तो उसकी समझने क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है, धीमी क्षीण हो जाती है, जिससे कि वो स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। तो तब जाकर हमारे इस तरीके के दोष बनते हैं, या तो निकट दृष्टि दोष बनेगा, या दूर दृष्टि दोष बनेगा, या जरा दृष्टि दोष बनेगा, या मोतिया बिंदु, जो कुछ भी होते हैं उस तरीके के दोष बनेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के बारे में, ठीक है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें वैसे स्क्रीनशॉट लेने लायक कुछ है नहीं। चलिए, अब है आपका दोषों के बारे में डिस्कशन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो लिया है उसको लिया है मैंने निकट दृष्टि दोष को। इसको समझते हैं तो दोनों दोष एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। मैंने इनके मेन पॉइंट को यहाँ पर नोट किया हुआ है, जिससे आपको समझाने में मुझे आसानी हो। ठीक है गाइस, इसमें मैंने मेन पॉइंट को यहाँ पे नोट किया हुआ है। इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर मुझे कितना लिखना है, कितना करना है, वो सभी आपको नोट्स में अवेलेबल मिल जाएगा। अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं एक को समझाता हूं तो आप दूसरे को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, उसको मैं समझा दूंगा, बट ठीक है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या है? इस दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, मतलब कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होगा, जिस किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की परेशानी होगी, तो उसको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन इस दोष में दूर की वस्तुएं क्या होती है? स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी कि इसके नाम के अपोजिट ही हमको प्रॉब्लम होती है। आंख के अंदर इसके नाम के अपोजिट ही प्रॉब्लम होती है। लिख रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी नजदीक की वस्तु का दोष, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन पास की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में इस तरीके का फंडामेंटल है। एक मिनट गाइस, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष युक्त नेत्र में दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, यानी दूर बिंदु जो होता है अपना,
जो नेचुरल आंख होती है उसका दूर बिंदु कितना होता है, अनंत पर होता है, जो भी अभी आपको मैंने बताया। लेकिन अगर जब किसी व्यक्ति की आंख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति का दूर बिंदु जो है अनंत पर ना होकर थोड़ा सा पास आ जाता है, यानी पास आ जाता है, अनंत पर ना होकर क्या आ जाता है, पास आ जाता है। अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। तो दूर बिंदु से अगर ज्यादा दूर पर वस्तु रख दी जाएगी तो उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष में हमको क्या याद रखना है, सिंपल है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इसमें क्या होता है कि दूर बिंदु हमारा अनंत से पास आ जाता है, दूर बिंदु क्या होता है, अनंत से पास आ जाता है। अब इसके कारण क्या है कि ये किस कारण से होता है, तो नेत्र लेंस की क्या होती है, वक्रता का बढ़ जाना, यानी कि नेत्र लेंस की क्या होती है, वक्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, फोकस दूरी उसकी कम हो जाती है। यहाँ पर अब मैं आपको सिंपली एक छोटा सा बात जो है दो शब्दों में क्लियर कर दो कि यहाँ पर आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के कारण, निवारण और इस थ्योरी को टोटली रटना है और कुछ नहीं करना। समझने वाला पॉइंट तो सिर्फ इतना है कि निकट दृष्टि दोष है तो सर दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई नहीं, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, बस इतना समझना है। बाकी का तो सब आपको याद करना और लिख के आना, और प्रॉपर ये आपके पेपर में 100% आएगा जरूर, क्योंकि ये काफी सालों से बार बार रिवाइज हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी आए। इसका निवारण क्या है, तो इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। तो इस अगर किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो किस तरीके के लेंस का उपयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अगर इसी बात को मैं ऐसे कहूं कि दूर दृष्टि दोष, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसी में समझाता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ दूर दृष्टि दोष, तो इस दोष से दूर दृष्टि दोष है तो क्या होगा, दूर दृष्टि दोष, आप इसी को रिवाइज कर लीजिए दोबारा से। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। सिंपल, दोनों के लिए अच्छा। अब इस दोष युक्त नेत्र में दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, किसमें, निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। अब दूसरे दोष की मैं बात करूं, इसमें दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में दूर बिंदु अनंत पर ना होकर थोड़ा दूर चला जाता है, यानी और ज्यादा दूर चले जाएगा। इससे भी अपोजिट लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। फोकस दूरी क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है, दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल। अगर सर निवारण की बात करूं मैं दूर दृष्टि दोष के निवारण की, तो इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। इसी बात को अगर मैं दूर दृष्टि दोष के लिए कहूं तो इस दोष युक्त नेत्र को, मतलब इस परेशानी को, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, बस आपको एक को कंटेस्ट कर लेना है, दूसरा तो आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए अब है आपका जरा दृष्टि दोष। तो देखते हैं जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष देखिए क्या है, दोनों दोषों का कॉम्बिनेशन है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके चश्मे किस तरीके के होते हैं कि ऊपर का चश्मे में एक अलग लेंस लगा होता है, नीचे एक छोटा सा कटा हुआ एक अलग से लेंस लगा होता है। जो बूढ़े बड़े होते हैं ना, दादी अम्मा होती है, उनके चश्मे में कैसा लेंस लगा होता है कि ऊपर का चश्मा, ऊपर का लेंस अलग होता है, नीचे का अलग होता है, दो तरीके के लेंस लगे होते हैं एक ही चश्मे के अंदर लगा होता है ना। तो उस दोष में, उसमें क्या होता है, उनको दोनों तरीके के दोष हो जाते हैं, उनको दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है आंखों में। जरा दृष्टि दोष का मतलब है दोनों का कॉम्बिनेशन, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोषों का कॉम्बिनेशन। यानी इसमें क्या होता है, वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर अथवा निकट दोनों की वस्तुएं ही स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, ज्यादा दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती, ज्यादा निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं देती, यानी निकट दृष्टि दोष भी हो गया और दूर दृष्टि दोष भी हो गया आंख में। तो इस तरीके के वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर अथवा निकट की वस्तुएं या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल, दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। कारण क्या है इसका, कारण है जैसे जैसे एज बढ़ती है,
जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी आंख की जो मांसपेशियां है वो ढीली पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जिससे हमारी समझने क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। ज्यादातर ये जो दोष होता है जरा दृष्टि दोष, ज्यादातर ज्यादा उम्र वाले लोगों के होता है। कम उम्र वाले लोगों के तो या तो निकट दृष्टि दोष होगा या दूर दृष्टि दोष होगा, और ऐसा किसी भी तरीके का दोष नहीं होता। जरा दृष्टि दोष कब होता है, जब ज्यादा एज हो जाती है, जैसे 50 प्लस 60 प्लस हो जाती है, तो उस तरीके में उसमें दोनों तरीके के दोष कंबाइंड हो जाते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। उसमें क्या करना पड़ता है कि कारण क्या होता है, आयु में वृद्धि के साथ मांसपेशियों का ढीला पड़ना। निवारण क्या होता है, द्विफोकसी लेंसों का उपयोग। द्विफोकसी लेंस मतलब उत्तल भी होना चाहिए उसमें और अवतल लेंस भी होना चाहिए जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेत्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमारा एक और टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर। वैसे तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इस तरीके का चैप्टर का नाम था, लेकिन इसमें मानव नेत्र से रिगार्डिंग जितना भी आपके पेपर में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्चुअली चीज थी वो मैंने सभी आपको बता दी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप नोट करके वाले लिख सकते हो। आपको या तो पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, या फिर आपसे कंडीशन ऑफ इमेज पूछ सकता है, यानी कि इमेज की क्या कंडीशन थी, कैसे कैसे बनता है, उस तरीके से यानी प्रतिबिंब के बनने के बारे में पूछ सकता है। अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब चाहो तो इस छोटे छोटे से पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म के प्रकाश, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसके 2-3 फॉर्मूले हैं, उनको समझते हैं और उन्हीं को समझेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझेंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। 15 दिन का समय शेष है। 15 दिन के समय में हमको फालतू का कंटेंट तो मतलब कतई पढ़ना ही नहीं है, अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हैं तो। क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूं कि आप उतना पढ़िए जितना आपको पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फालतू पढ़ने वाले होते तो बहुत टाइम से पढ़ लिया होता ये सभी चीजें। अब तो हमको रिवीजन करना है, रिवीजन में उतना करना होता है जितना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अब बुक में तो काफी सारी चीजें दिए होती हैं, लेकिन पेपर में सब कुछ थोड़ी ना पूछा जाता है। पेपर में जो स्पेसिफिक चीजें हो उन्हीं को पूछते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो चाहे 1 घंटे का हो जाए चाहे आधे घंटे में ही क्लोज हो जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूरा एक बेहतर कंटेंट मिलना चाहिए। इस चीज के लिए मुझे मेहनत करनी है और आपको सपोर्ट करना है। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और जिस किसी भी डियर स्टूडेंट ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको वीडियो के अंदर दिख रही है, या फिर सर कि आप थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हो या फिर थोड़ा सा स्लो कीजिए, पढ़ाने का जो भी मतलब इशू हो आपको, आप प्लीज मुझे बता सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पहले तो हम समझते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक कांच के जैसा इस तरीके का होता है। एक कांच होता है, एक समान पारदर्शी माध्यम होता है, कांच के टाइप का होता है, ये इस तरीके का होता है। आप चाहो तो बाजार में जाकर के देख सकते हो, 40-50 रुपए का छोटा सा प्रिज्म आता है, इस तरीके का होता है, त्रिभुज के आकार के जैसा। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जो किसी कोण पर झुके हुए, कोण क्या है, ये है, कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। समतल पृष्ठ कौन कौन से इसके, ए बी और ए सी। तो ये आपसे डेफिनेशन के बारे में पूछ सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। आपको मैं बताऊं, इसमें जो डेफिनेशन तौर पर कुछ पूछेगा आपसे कि एक डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर थ्योरी के तौर पर आपसे कुछ पूछेगा, तो वो आगे आने वाली जो चीजें बताऊंगा मैं उसमें पूछेगा। इसमें तो आपके कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन के तौर पर बताने के लिए कि किसी की प्रिज्म क्या होता है। तो किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। 2 अपवर्तक पृष्ठों के मध्य के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। 2 अपवर्तक पृष्ठ यानी कि एक AB और एक AC के बीच वाले इस कोण को क्या कहते हैं अपन, अपवर्तक कोण कहते हैं। अब इसमें आने वाला अपना टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है अपना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का पर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण
विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ऐसा लिख सकते हो, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब ये एक अच्छा टॉपिक है, ये आपसे थ्योरी के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके थ्योरी के लिए आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से। वर्ण विक्षेपण के बारे में पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूं। देखिए वर्ण विक्षेपण का मतलब, वर्ण का मतलब होता है कलर, रंग। वर्ण एक शब्द जो हिंदी वर्ण है, वर्ण, इसका मतलब होता है कलर। विक्षेपण का मतलब होता है विविक्त होना, यानी अलग अलग होना, कलरों का अलग अलग होना, ऐसा समझिए। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। रंग से शब्द का तात्पर्य इसका है रंग से। विक्षेपण का मतलब होता है अलग होना, अलग। विक्षेपण का मतलब अलग। तो रंग का अलग होना, यानी श्वेत प्रकाश का अलग, श्वेत प्रकाश का रंग का अलग होना, इस तरीके से कुछ इसका मतलब निकलता है। तो इसका मतलब इसी तरीके से निकालते हैं। तो श्वेत प्रकाश यानी कि जो हमको प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है वो सफेद रंग का होता है, ये सभी जानते हैं श्वेत प्रकाश होता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर डाला जाता है, किसी प्रिज्म पर डाला जाता है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विविक्त हो जाता है। अवयवी रंगों मतलब जितने रंगों से मिलकर बना होता है। बेसिकली श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विविक्त हो जाता है। अपने अवयवी रंगों में श्वेत प्रकाश के विविक्त होने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कितना सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत ही आसान से तरीके से समझ लिया हमने कि वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं कि अवयवी रंगों को, श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों का अपने अलग अलग रंगों में अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका मैं फिगर यहाँ पर रेडी करता हूँ, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको फिगर के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन इसका समझाता हूँ। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए गाइस, तो ये मैंने देखिए इसका फिगर बना दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप समझेंगे इसको इसके आसान तरीके से। देखिए क्या है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी अपने 7 रंगों के रूप में आ जाता है। आप ट्राई कर सकते हो, एक बाजार से आप एक प्रिज्म ला सकते हो और ट्राई कर सकते हो, इस तरीके से आपको सभी रंग देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये कौन सा होता है, लाल रंग होता है यानी रेड। ये होता है ऑरेंज यानी कि बैग, ऑरेंज यानी सर ओ से ऑरेंज, ऑरेंज होता है। ये क्या होता है, येलो यानी पीला, यानी ग्रीन होता है। ये क्या होता है, रॉयल ब्लू होता है, ब्लू। ये क्या होता है, इंडिगो। और ये क्या होता है, वॉयलेट। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसको क्रम वाइज याद रखने का एक तरीका है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, विबग्योर, विबग्योर। आसानी से याद भी रख सकते हो इसको, 7 रंगों को, और इस तरीके का इसका फिगर भी रेडी कर सकते हो। विबग्योर, ओनली इतना शब्द है विबग्योर, इतना याद करना है आपको, आसानी से आप याद भी कर सकते हो। सिर्फ वर्ण विक्षेपण आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्ण विक्षेपण बहुत ही ज्यादा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अब क्या है, अब है आपका प्रिज्म का सूत्र, प्रिज्म सूत्र, जिसको प्रिज्म सूत्र बोलते हैं। बेसिकली वो अपवर्तनांक के लिए यूज होता है, अपवर्तनांक, किसी विशेष रंग के अपवर्तनांक के लिए। ठीक है, किसी विशेष रंग के अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म का सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 साइन a बाई 2। ये आपको रट लेना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके न्यूमेरिकल अभी तो नहीं करने वाले हैं, जब न्यूमेरिकल इसके करेंगे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं न्यूमेरिकल्स की, सभी के 10-10 न्यूमेरिकल मिला के कम से कम 40-50 न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, जिसमें इस टाइप के न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। और अगर किस्मत साथ देती है तो 40-50 न्यूमेरिकल भी आपके उन्हीं न्यूमेरिकलों में से हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में उन्हीं के जैसे न्यूमेरिकल जस्ट मिल जाए आपको, या फिर आपके पेपर में फंस जाए। देखिए n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 साइन a बाई 2। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ सेम उसी के जैसा मिल जाए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ किस्मत साथ देती है। उसका किस्मत का इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हो तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से
कर सकते हो, ठीक है। पर मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ अगर वो आपको डिक्टो मिल जाए तो आपका लक हो सकता है वो, ठीक है। तो n बराबर साइन ए प्लस के डेल्टा m अपॉन टू साइन ए बाई टू, ये आपका फॉर्मूला है किसी एक विशेष रंग के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है ये, जो n बराबर अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, जहां डेल्टा m क्या है आपका अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन क्या है ये, अल्पतम विचलन। इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है गाइस, सॉरी गाइस नहीं स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इससे ज्यादा इसके चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और इसमें आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन पे ज्यादा फोकस करना है और एक बड़ विक्षेपण पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपको पेपर में जरूर कोई ना कोई थ्योरेटिकली मिल सकता है, कुछ ना कुछ लिखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। अगला चैप्टर बहुत ही मजेदार है आपका विद्युत वाला, जिसमें आपको बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा, लंबी वीडियो भी हो सकता है, यानी आपका जो सेशन है लंबा भी हो सकता है, 1.5 घंटे तक जा सकता है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है वो और एक काफी सारे फॉर्मूले हैं जो बच्चों को ज्यादा परेशान करते हैं, उनको चुटकियों में समझेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आपको सेशन कैसा लगा, ज्यादा शॉर्ट था, ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने इसमें, 32-33 मिनट का लास्ट सेशन होगा या लास्ट 35 मिनट का, इससे ज्यादा सेशन मैंने बढ़ाया नहीं है। ये चाहता तो मैं इसको थ्योरी को लिखते लिखते काफी बड़ा कर सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से जितना आपके लिए जरूरी था उसको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, आप देख लेना, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला पेपर के अंदर इस कॉन्सेप्चुअली चैप्टर से। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आप ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियोस को देखिए और अच्छे से समझिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जो आपके लिए लिंक है, वहां पर आप टेलीग्राम पर जाकर वहां पर मुझे सेपरेटली बता सकते हो, मैं आपके डाउट का जवाब वहां पर आपको आसानी से दे दूंगा।